Hello everyone. Today we'll be talking about a disease called bronchiectasis. What is bronchiectasis, sir, and what are its symptoms? So, bronchiectasis is again a disease which is involving the airways. यानी ये सांस की नली की बीमारी है जिसके अंदर सांस की नली परमानेंटली बड़ी हो जाती है जिसको हम लोग डायलेट बोलते हैं। और कई बार उसका रास्ता जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और कई बार वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें गड्ढे बन जाते हैं। तो इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई बोलते हैं। लेकिन इसमें बहुत तरीके की वो ब्रोंकेक्टिसिस होती है। कुछ के अंदर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, कुछ में छोटे गड्ढे होते हैं और इन गड्ढों में जो म्यूकस है वो फंस जाता है जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है। और इसके सिम्टम्स जो ब्रोंकेक्टिसिस के होते हैं वो इस म्यूकस इंफेक्शन और इसकी और बीमारी जो इसके साथ चलती है उसकी वजह से होते हैं। तो ज्यादातर सिम्टम होंगे खांसी के साथ बलगम होगी, बलगम के टुकड़े निकल सकते हैं और बलगम हो सकता है कि बहुत थिक हो, निकलने में मुश्किल भी हो। और जब ये निकलेगी तो सांस की नली में से निकलते हुए ये या तो ब्लड को ला सकती है या सांस की तकलीफ कर सकती है या फिर वीजिंग की जो साउंड होती है, जो सीटीसी बजती है, वो भी साउंड आ सकती है। तो जनरली इसके सिम्टम्स वही हैं, कफ है, स्पुटम है और जब ये कॉम्प्लिकेट हो जाए तो उसमें स्पुटम का कलर जो है वो पीला हो सकता है बुखार के साथ या फिर ब्लड भी आ सकता है। What are the causes of bronchiectasis, sir? सो ब्रोंकेक्टिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बचपन में हुआ कोई निमोनिया जो ठीक ना हो पाया और उसमें टाइम लगा तो उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो गया लंग का और ब्रोंकाई डायलेट हो गए, वो हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इसका इंडिया में। अगर आपको पहले कभी टीबी हुई है तो टीबी में जो लंग डैमेज हुआ है उसके अंदर जितने भी उसकी सांस की नलियां थी वो खिंच जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी और वो भी ब्रोंकेक्टिसिस हो सकती है। अस्थमा के पेशेंट को ब्रोंकेक्टिसिस होती है जिसको हम लोग एबीपीए बोलते हैं। यानी उनको एक तरह की फंगस एस्परजिलस से एलर्जी होती है और वो फंगस जब सांस की नली पे आती है एस्थमेटिक्स में तो वो उसको जो है डैमेज कर देती है और फिर वो डायलेट हो जाते हैं और फिर वो उसमें ब्रोंकेक्टिसिस आ जाता है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनको बचपन से अंदरूनी बीमारियां होती हैं। इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि हम लोग बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें ब्रोंकेक्टिसिस होती है, बलगम आती है, बच्चे की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। कुछ होती हैं जिनको कि हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसी बोलते हैं, यानी वो हमारे अंदर इम्यूनिटी जो फाइट करती है इन्फेक्शंस को, अगर कुछ लोगों में वो कंजेनिटली नहीं होती, हेरिडिटली नहीं होती है, तो उनमें जब भी इन्फेक्शन होती है तो वो कंट्रोल नहीं हो पाती और वो डैमेज कर जाती है लंग को और खासकर ब्रोंकाई को और फिर ब्रोंकेक्टिसिस कर दिया है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें हाथ के उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। उस कंडीशन में भी एंटीबॉडीज होती हैं जो लंग पे इफेक्ट करती हैं और ब्रोंकेक्टिसिस कर देती हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं और हमको इसमें उन कारणों को देखने के लिए बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी पड़ती है क्योंकि जनरली जब तक ब्रोंकेक्टिसिस के पेशेंट सिम्टम के साथ आते हैं ब्रोंकेक्टिसिस को हुए काफी साल निकल चुके होते हैं। How is bronchiectasis diagnosed, sir? सो ब्रोंकेक्टिसिस हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जब पेशेंट को बार बार खांसी आना, बलगम का आना, पीले बलगम का आना, सांस का फूलना, बुखार का आना, बीच बीच में ब्लड भी आ जाना, इस तरीके के सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से, तो उनमें हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ब्रोंकेक्टिसिस है। और ब्रोंकेक्टिसिस का डायग्नोसिस जो है वो सीटी स्कैन पे ही होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा, जिसको हम लोग हाई क्वालिटी सीटी स्कैन कहते हैं, क्योंकि अगर उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो अर्ली स्टेज की ब्रोंकेक्टिसिस मिस हो जाएगी। और क्योंकि ब्रोंकेक्टिसिस परमानेंट है, इरिवर्सिबल है और प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, तो पता चलेगा कि उसमें बार बार इन्फेक्शन से जब वो बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा तभी वो डायग्नोज हो पाए। तो इसलिए अर्ली सीटी स्कैन अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि ब्रोंकेक्टिसिस है तो उसमें किया जाता है और वो हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन होता है जिसको कि छोटी से छोटी जो सांस की नलियां हैं अगर उनमें भी कोई डैमेज हो गया है तो वो भी पिकअप किया जा सके। और क्या टेस्ट किया जाता है, सर? तो ब्रोंकेक्टिसिस को जब हम डायग्नोज कर लेते हैं तो उसकी अंडरलाइंग कंडीशन को पिकअप करना बहुत ज़रूरी है।
जिसके लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि हम लोग फंगस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरलाइंग इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसीज पकड़ सकते हैं, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस जिसको हम लोग एबीपीए बोलते हैं, उसको भी हम लोग ब्लड से डायग्नोज कर सकते हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके टेस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप ऑफ टेस्ट किए जाते हैं वो लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं। वो हमें बताते हैं कि लंग्स कितने डैमेज हो चुके हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी कम हो चुकी है, कितनी दवाई से इम्प्रूव हो सकती है, और उसमें एस्थमा है कि नहीं है, सीओपीडी है कि नहीं है। तो इस तरीके के लंग फंक्शन टेस्ट भी किए जाते हैं। तीसरे नंबर के टेस्ट होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास तब आते हैं जब उनको खांसी और बलगम का आना, पीले बलगम का आना, बुखार या ब्लड आ रहा होता है, तो हमें इन्फेक्शन देखनी होती है। तो उसके लिए हमें बलगम के टेस्ट करने होते हैं। तो बलगम में बैक्टीरिया है, फंगस है, टीबी है, इस तरीके के सारे टेस्ट बलगम में करने होते हैं हमें। इसको कैसे ट्रीट किया जाता है सर? सो ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट जो होता है वो भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला कि जो बीमारी की वजह से आपको हुआ, मान लीजिए आपको इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसी है, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी है, तो आपको दवाई दी जाएंगी जिससे कि वो आपका इम्यूनिटी इम्प्रूव हो। अगर कोई अंडरलाइंग कंजेनिटल डिफेक्ट है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर आपको अंडरलाइंग एस्थमा है या सीओपीडी है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि क्योंकि सिम्टम्स है बार बार खांसी का आना, बलगम का बनना, बलगम का पीला होना, इन्फेक्शन का होना, सांस का फूलना, वीजिंग आना, तो ये सारे सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, जिसमें ज़्यादातर हम लोग बलगम के टेस्ट के ऊपर डिसीज़न लेते हैं। अगर उसमें बैक्टीरिया आता है तो ज़्यादातर 14 दिन के लिए ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स का दिया जाता है उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से, और अदरवाइज हम उनको 7 से 10 दिन का एंटीबायोटिक देते हैं। इसके अलावा इसमें क्योंकि बलगम जो है वो बहुत ही सख्त हो जाता है, इस तरीके से जैसे आप देख रहे होंगे ये जम जाता है वहाँ पे, तो इसको भी हल्का करके निकालने के लिए हम लोगों को दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे कि बलगम पतला हो जाए और आसानी से निकले। नहीं तो अगर वो खींच के निकलेगा तो फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो कुछ लोगों में फिर अगर सिम्टम ब्लीडिंग का है तो दवाइयाँ दी जाती हैं ब्लड को रोकने के लिए भी। ये सारा एक तरह से मेडिकल मैनेजमेंट है। लेकिन कुछ लोगों को ब्लीडिंग नहीं रुक पाती, तो उन लोगों के लिए फिर हमको दवाइयों के अलावा जो उनकी नस होती है जहाँ से वो ब्लीड कर रहा है उसको भी बंद करना पड़ता है। कई बार एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, उसके अंदर हमें ये भी देखना होता है कि कहीं कोई फॉरेन बॉडी ना हो, तो जिसे हम लोग ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं, और उससे भी हम लोग ब्लड को बंद कर सकते हैं। क्या कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है इसका? अगर कोई सर्जरी हो सकती है? हाँ, सो इस तरीके से देखिए हमारे राइट लंग में 10 सेगमेंट होते हैं और लेफ्ट में 9, तो 19 सेगमेंट हैं। अगर ये बीमारी जो होती है कई बारी दोनों तरफ होती है, कई बारी बहुत सारे सेगमेंट्स में होती है, तो अगर वो एक ही लंग में है और एक ही पार्ट को अफेक्ट कर रही है तो वो हम सर्जरी से उसे रिमूव कर देते हैं और ये देख लेते हैं कि कोई ऐसा अंदरूनी उसमें डिफेक्ट ना हो कि वो बाकी की जगह पे भी आ जाए बाद में। तो अदरवाइज अगर हम उसको रिमूव करते हैं और उसका और कोई रीज़न नहीं है तो इस तरीके के ब्रोंकाइटिस का फिर ये परमानेंट इलाज है। फिर उनको वो सिम्टम्स जो ब्लड के आने के, बार बार इन्फेक्शंस होने के, स्पूटम आने के, लंग्स की कैपेसिटी डिक्लाइन होने के, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर बायलैटरल डिजीज है दोनों तरफ, यानी दोनों फेफड़ों में आपके गड्ढे हैं ब्रोंकाइटिस के, तो फिर हम सर्जरी नहीं करते, फिर उसको हमें मेडिकली ही मैनेज करना होता है। और इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है? इसके अंदर जनरली जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं वो होती है कि इन्फेक्शन बार बार ना हो और म्यूकस अंदर ना जमे। तो इस म्यूकस को निकालने के लिए पॉस्चरल ड्रेनेज बताई जाती है, जो कि अभी दिखाई जाएगी आपको कि कैसे की जाती है। कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसकी वजह से वो बलगम हल्का होके बाहर निकल आता है। हम दवाइयाँ भी देते हैं कि जिससे वो बलगम निकलता रहे और जो सांस की नलियाँ हैं वो क्लियर रहे। इसके अलावा हम लोग इन कई बार इन्फेक्शन से बचाने के लिए बार बार इनको लॉन्ग टर्म पे भी कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे कि बार बार इन्फेक्शंस ना हो। कुछ लोग जिनके अंदर फंगल इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाइटिस है उनको फिर फंगस की दवाई भी लंबे टाइम तक देनी पड़ सकती है। और इसमें यह भी डर होता है कि कई बार वो फंगस जो है वहाँ से निकल के लंग से आपकी ब्लड में भी जा सकती है, तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी एग्रेसिवली करने की ज़रूरत पड़ती है।
पर लंग्स को क्लियर रखना, जिसको हम लोग ब्रोंकियल हाइजीन बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये फिजियोथेरेपी में सिखाया जाता है, रेस्पिरेटरी थेरेपी में सिखाया जाता है कि कौन से सेगमेंट्स या कौन सा पार्ट आपका लंग अफेक्टेड है और किस तरीके से उसमें नॉर्मली जो म्यूकस बन रहा है वो साथ के साथ निकलता रहे, अंदर ना जमा हो, ना इन्फेक्ट हो, ना गाढ़ा हो, जिसके कि बाद में निकलने में दिक्कत हो और ब्लड आ जाए। तो इस तरीके से आपके लंग्स की जो हाइजीन होती है, यानी लंग्स को कैसे साफ रखना है, वो आपको रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट सिखाते हैं। अगर आप नहीं खुद कर पाते हैं तो आपको ऐसी डिवाइसेस दी जाती हैं जिससे कि वो बलगम को आप लोग निकाल सकें। Are there any vaccinations for this? सो फ्लू का वैक्सीन सबको दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। और ये वैक्सीन नॉर्मली हम लोग जो है अप्रैल मई जून के महीने में लगाते हैं। पर अगर पेशेंट किसी टाइम पे भी फ्रेश पेशेंट आता है, नया पेशेंट आता है, तो हम उसको फ्लू का वैक्सीन ज़रूर लगाते हैं और बताते हैं कि हर साल लगाना है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो कि फ्लू की है, जब वो होती है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन लंग में हो जाती है। और क्योंकि ये ब्रोंकिक्टेटिक लंग है, ये एकदम बहुत जल्दी इसमें ग्रो कर जाती है। तो इसमें ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूडोमोनास, क्लेप्सिला, जिनको कि ट्रीट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो प्रिवेंशन के लिए हम निमोनिया की भी वैक्सीन देते हैं। और निमोनिया की 2 तरह की वैक्सीन होती हैं जो कि अपने टाइम इंटरवल पे दी जाती हैं। सो वैक्सीनेशंस के अलावा भी हम लोग आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी को फाइट करने की पावर मिले। तो इसमें हम लोग वेरियस न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन भी दी जाती हैं। What are the long-term complications of bronchiectasis? सो जनरली अगर लॉन्ग टाइम तक डायग्नोज ना हो, बार बार इस तरीके से इन्फेक्शंस होती रहें ब्रोंकियोप्टिसिस में, तो लंग्स खराब हो जाते हैं, प्रोग्रेसिवली डैमेज होते जाते हैं। इवन अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बार बार इन्फेक्शंस हो रही हैं और हम नहीं कंट्रोल कर पाते, तो धीरे धीरे लंग और डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। और उसके अंदर बाद में जाके ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिसमें कि हम इन पेशेंट्स को फिर जिसको हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं, ऑक्सीजन एडवाइस करते हैं। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाती है तो उसको निकालने के लिए हमको फिर NIV भी देनी पड़ती है। पर उसके साथ साथ बलगम का निकालना और मशीन का लगाना कोऑर्डिनेट करना होता है, क्योंकि मशीन हवा को अंदर भेज रही है और आप चाहते हो बलगम बाहर निकले। तो पहले लंग को पूरा क्लियर करना है, उसके बाद वो जो पैप की मशीन है जो हवा जोर से अंदर लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, उसको दिया जाता है। इसके अलावा जब ये बीमारी काफ़ी लंबी हो जाती है, लॉन्ग स्टैंडिंग है और ऑक्सीजन की कमी चल रही है, बार बार इन्फेक्शंस हो रही है, तो इसका इफेक्ट हार्ट पे आ सकता है और हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसको हम लोग कॉर पल्मोनाले बोलते हैं। तो उस केस में फिर हमें हार्ट का भी ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शंस का एक और इफेक्ट होता है, वो किडनी के ऊपर होता है। तो किडनी के अंदर अमाइलॉइड किडनी और किडनी फेलियर हो सकता है, यूरिन में प्रोटीन पास हो सकते हैं, ये भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। एक और जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो इसमें ब्लड का आना है, जिसको हम लोग हिमोप्टिसिस बोलते हैं। और कई बारी वो इतना ज़्यादा आता है कि वो सांस की पूरी नली भर सकती है और सांस को लेने में इमीडिएटली तकलीफ हो सकती है और सडन डेथ भी हो सकती है। तो उस तरीके की कंडीशन में इमीडिएटली हॉस्पिटल आना, एडमिट करना, और हमें वो देखना होता है कि ना सिर्फ ब्लड रोकना है पर सांस की नली को पेटेंट भी रखना है। तो कई बार हमें इसमें मशीन पे भी डालना पड़ता है, वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्रोंकोस्कोपी से उसका रास्ता बंद करने के लिए स्पीगर्ट्स डालने होते हैं। और अगर बाइलैटरल डिजीज़ है और तो हम लोग कई बार इसमें ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो होती है, जो कि एंजियोग्राफी द्वारा की जाती है, जिसमें कि लंग्स को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है हम उन्हीं को बंद कर देते हैं। इसके अलावा अगर एक ही साइड की डिजीज़ है तो इस तरीके की सिचुएशन में फिर इमरजेंसी में सर्जरी करके हमें लंग का वो पोर्शन निकालना होता है, जैसे कि लोबेक्टमी और न्यूमोनेक्टमी बोलते हैं। पर अगर इमरजेंसी में हम लोग सर्जरी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स में उतने अच्छे नहीं होते जितने कि अगर हम इलेक्टिवली प्लान करके सर्जरी करें। तो अगर आप सर्जिकल कैंडिडेट हैं, अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिनमें ब्रोंकियोप्टिसिस की सर्जरी हो सकती है, तो उसको डिले करने से ये पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसी सिचुएशन में आएँ कि सर्जरी या तो हो ही ना पाए, और यार अगर हो पाए तो उसमें फिर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। What's the role of exercise in treatment of bronchiectasis and also the nutrition? सो एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इसके अंदर अगर आप
कपाल भारती जैसी एक्सरसाइजेज या बहुत जोर जोर से सांस लेने की एक्सरसाइज करें तो कई बारी म्यूकस के निकलने के साथ साथ ये हो सकता है कि ब्लड भी आ जाए। तो इसलिए एक्सरसाइजेज जो करी जाती हैं वो एक तो होती हैं कि ड्रेनेज की, कि जैसे म्यूकस आसानी से निकल जाए, और दूसरा आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने की, चेस्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने की। तो ये एक्सरसाइजेज सुपरविजन में करनी होती हैं। आपको रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से मिलना होगा, वो आपको प्रॉपरली बताएंगे कि क्या एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, कितनी देर के लिए कर सकते हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन का, क्योंकि इसमें कई बार बहुत सारा म्यूकस निकलता है और म्यूकस में क्या, प्रोटीन, तो आपका प्रोटीन लॉस होता है। तो इसलिए बार बार इन्फेक्शन में भी प्रोटीन लॉस होता है। तो हम लोग ये एक हाईली न्यूट्रिशियस डाइट का एडवाइस देते हैं जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें हों, ताकि आपका जो लॉस हो रहा है वो कंपनसेट हो सके। क्योंकि जैसे जैसे वो लॉस बढ़ता जाएगा, बॉडी की इम्यूनिटी कम होती चली जाएगी और आप बार बार इन्फेक्शंस को कैच करके एक विशेष सर्कल में चले जाते हैं कि ठीक होते हैं, 2 हफ्ते में फिर इन्फेक्शन हो जाती है, 1 हफ्ते में फिर हो जाती है। तो वो जनरली अराउंड द क्लॉक चलती रहती है। तो बहुत ज़रूरी है इसमें कि आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएं और इन्फेक्शन होने पे क्विकली एंड प्रॉम्प्टली उसका ट्रीटमेंट लें, जो कि एंटीबायोटिक्स और दूसरी तरह की दवाइयाँ होंगी जो कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उबैदुल्ला अहमद, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं मेट्रो सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ में काम करता हूँ। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये मशीनों के बारे में और ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें मरीजों को बहुत ज़्यादा बलगम बनता है और उसको बलगम को हम आसानी से कैसे निकाल सकें, ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि ब्रोंकिएक्टेसिस, सीओपीडी, निमोनिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस से बीमारियाँ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बलगम बनता है और पेशेंट को निकालने में दुश्वारी होती है, परेशानी होती है। तो हम पेशेंट को बलगम निकालने में कैसे सहयोग कर सकते हैं? तो एक तरीका होता है जिसमें हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसको पोस्चरल ड्रेनेज बोलते हैं, एसीबीटी ट्रेनिंग बोलते हैं। इसके अलावा ये मशीनरीज़ होती हैं जिसके सहयोग से हम मरीजों का बलगम निकालने में उनको हेल्प करते हैं। तो आपके सामने ये मशीन है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेटरी डिवाइस बोलते हैं। इसके अंदर जो है ये एक इन्फ्लेटेबल वेस्ट होता है जिसमें हम यहाँ से, ये मशीन है तो हम यहाँ से ऑन करेंगे मशीन, यहाँ से हम जो है पल्सेस ऑफ एयर अंदर भेजेंगे, फास्ट पल्सेस होते हैं, इसको अंदर भेजेंगे। ये हमारे मरीज के फेफड़े को जेंटली कंप्रेस करेगा और रिलीज करेगा। इसको बार बार करने से क्या होगा कि हमारे मरीज के फेफड़े के अंदर जो है हाई वेलोसिटी ऑफ एक्सपिरेटरी एयर फ्लो जनरेट होगा जो कि वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और इस वाइब्रेशन से बार बार वाइब्रेट होने से बलगम जो है ढीला हो जाएगा और पेरिफेरल सेंट्रल जो हमारा लंग्स का जो सेंटर है वहाँ से सेंट्रल एयरवे की तरफ आ जाएगा और पेशेंट जो है उसको हम बोलेंगे खांसी करने के लिए और खांसी करके पेशेंट बलगम को निकाल लेगा। आप खांसी कीजिए। हाँ, हाँ। अगर ऐसे मरीज जो खांसी नहीं कर पाते अच्छे से तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, सक्शन करके बलगम को निकालने में सहयोग कर लेते हैं। तो ये दूसरी डिवाइस है, इसको बोलते हैं हम कफ असिस्ट डिवाइस। ये कफ असिस्ट डिवाइस जो है बेसिकली ये भी हमारे को जो पेशेंट होते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस के या अदर डिजीज़ जो मैंने आपको बताया था, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ऐसे मरीजों को बलगम निकालने में ये भी हेल्प करता है। जैसे कि इसका नाम ही है कफ असिस्ट, तो ये हमारे पेशेंट जो होते हैं इनको बलगम निकालने में हेल्प करता है। ये काम कैसे करता है कि हम इसके अंदर जो है ना पॉजिटिव प्रेशर हम अपने पेशेंट के लंग्स के अंदर भेजते हैं और उसी समय हम क्विकली नेगेटिव प्रेशर भेजते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पेशेंट के लंग्स के अंदर जो है हाई एक्सपिरेटरी फ्लो जनरेट होता है और वो क्या करता है कि हमारे पेशेंट के जो कॉफ रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको स्टिमुलेट कर देता है। इससे क्या होता है कि हमारे पेशेंट के सांस की नली में जो बलगम होता है तो इसके पॉजिटिव प्रेशर जो होते हैं वो बलगम को ब्रेक डाउन कर देते हैं और जो हमारा कॉफ स्टिमुलेशन होता है उससे क्या होता है कि बलगम पेरिफेरल टू सेंट्रल एयरवे सिस्टम के तरफ मोबिलाइज हो जाता है और पेशेंट इसको फिर हाफ और कफ करके आसानी से निकाल लेता है। इसमें हम जो है पेशेंट, जैसे ये मशीन है तो इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं, ये इसके पाइप है और ये माउथ पीस है, तो इसके सहयोग से हम पेशेंट को जो है थेरेपी देते हैं। इससे पॉजिटिव प्रेशर जाएगा और फिर सडनली नेगेटिव प्रेशर जाएगा जो कि हमारे पेशेंट के लंग्स के अंदर हाई एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जनरेट करेगा। इससे बलगम जो है वो ढीला होगा और पेशेंट जो है खांसी करके निकाल लेगा। ठीक है, तो आप जो है एक बार कीजिए। हाँ, सांस लीजिए लंबी, हाँ छोड़िए,
हाँ, तो इस स्क्रीन पे ये जो है पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर ये दिखाता है, और ये पीक ऑफ फ्लो कितना जनरेट हो रहा है वो भी दिखाता है। फिर पेशेंट जो है थेरेपी के बाद खांसी करता है और खांसी करके इसको खाली कर देता है और बलगम आसानी से निकाल पाता है। हाँ, तो ये जो डिवाइस है कॉफ असिस्ट डिवाइस, ये इन जनरल हम ऐसे मरीजों को लगाते हैं जो अच्छे से कॉफ नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनकी जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ है, उसमें आपको एमएनडी है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, और साथ में जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज जो होती हैं, इन मरीजों को हम लगाते हैं। और जो जेरियाट्रिक पेशेंट्स हैं इनको हम लगाते हैं, ये इनमें काफ़ी इफेक्टिव काम करता है ताकि मरीज आसानी से बलगम निकाल ले। सो दिस इज़ अनदर लंग क्लियरेंस डिवाइस विच इज़ कॉल्ड सिमियोक्स। तो ये डिवाइस को सिमियोक्स बोलते हैं। ये भी हमारे पेशेंट्स को बलगम निकालने में सहयोग करता है। इसके अंदर जो है जो मैंने आपको बताया था कि क्रोनिक लंग डिजीजेज जो है, जो भी ये ब्रोंकिक्टसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसमें काफ़ी हेल्प करता है पेशेंट को बलगम निकालने में। इसके अंदर एक यूनिक खूबी है जिसको हम रियोलॉजी टेक्निक बोलते हैं। रियोलॉजी का मतलब होता है पार्टिकल्स को ब्रेक करना। तो ये जो मशीन है बेसिकली ये टारगेट करता है हमारी सांस की नलियों में जो बलगम होते हैं उनको, और उसको ब्रेक डाउन करता है, लिक्विफाई करता है। यानी कि ये हमारे बलगम की विस्कोसिटी को कम करता है, उसको ब्रेक डाउन करके पतला कर देता है, और हमारे बलगम को मोबिलाइज करने में और सेंट्रल जो पेरिफेरल एयरवेज है वहाँ से सेंट्रल एयरवेज की तरफ मोबिलाइज करने में बेसिकली हेल्प करता है। इसमें होता क्या है कि ये हमारा जो डिवाइस है ना, इसके अंदर ये माउथ पीस है, ये पाइप है और ये माउथ पीस है। तो ये पेशेंट के मुंह में हम रख देते हैं, और ये जब इनको बोलते हैं एक टाइडल ब्रेथ लेने को। टाइडल ब्रेथ लेने के बाद जब ये एक्सहेल करेंगे तो हम यहाँ से सिग्नल्स डिलीवर करेंगे। ये इसका रिमोट कंट्रोल है। तो यहाँ से हम सिग्नल जो है भेजते हैं। जो डिवाइस है वो हमारा सक्सेशन ऑफ नेगेटिव प्रेशर जो है उसको हम भेजते हैं सांस छोड़ने के टाइम पे। यानी कि जब मरीज सांस छोड़ेगा तो उस समय हम यहाँ से नेगेटिव प्रेशर भेजेंगे इस रिमोट के सहयोग से। इससे क्या होगा कि हमारी सांस की नली में जो है न्यूमेटिक जो वाइब्रेटरी सिग्नल्स है वो जनरेट होंगे, और वो हमारे मरीज की सांस की नली में जो बलगम है उसके ऊपर एक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो एक्ट करेंगे तो बलगम को छोटे छोटे पार्टिकल्स में अब तोड़ देंगे और वो लिक्विफाई हो जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे मोबिलाइज होके जो पेरिफेरल हमारे जो नीचे के सांस की नलियाँ है वहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, और पेशेंट खांसी करके उसको आसानी से निकाल देगा। तो जैसा कि ये आप इनको मुंह में रखिए आप। हाँ, आपको एक टाइडल ब्रेथ लेना है, यानी कि लंबी सांस लेनी है अपनी क्षमता से, और जब मैं आप बोलूँ फूंक मारिए तो फूंक मारना है। उस समय मैं यहाँ से सिग्नल भेजूंगा, तो आप सांस ले लें। हाँ, सांस छोड़िए, तो मैं यहाँ से सिग्नल भेज रहा हूँ। ये जो सिग्नल्स है सक्सेशन ऑफ सिग्नल्स भेजेंगे, जो क्या करेगा कि हमारे मरीज की सांस की नली में न्यूमेटिक जो वाइब्रेशन है वो क्रिएट करेगा, और वो बलगम को हिट करके तोड़ देगा। रुक जाइए। तो इस तरीके से हम सिग्नल्स को भेजते हैं सांस की नलियों में, वो जाके हमारे बलगम को हिट करता है, जो न्यूमेटिक हमारे जो वाइब्रेटरी वाइब्रेशंस होते हैं, और उसको लिक्विफाई करके सांस की निचली नलियों से सेंट्रल एयरवे सिस्टम यानी कि ऊपरी नलियों तक ले आता है, और पेशेंट उसको खांसी करके निकाल लेता है और आसानी से निकाल लेता है। ये जो है हम सीओपीडी के मरीज को, सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीज को, या फिर ऐसे मरीज को जिनको जो है हमारी सिलियरी डिस्काइनेजिया होती है उसमें दे सकते हैं। ब्रोंकिक्टसिस के पेशेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको डिवाइसेस बताई जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल डिवाइस, कॉफ असिस्ट डिवाइस, या ये सिमियोक्स डिवाइस है, ये पेशेंट आसानी से यूज़ कर सकता है और बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। तो हमारे यहाँ हम पेशेंट्स को अपने सेंटर पे ट्रेन करते हैं और इसको यूज़ करने का सिखाते हैं, और जब पेशेंट सीख लेता है तो वो अपने घर पे भी यूज़ कर सकता है, और हमारे सेंटर पे जो पेशेंट्स असमर्थ हैं अपने से करने में उनको हम अपने यहाँ बुलाते हैं, और वीकली 1 या 2 सेशंस देते हैं ताकि उनके लंग्स को अच्छे से हम क्लीन करें, हाइजीन मेंटेन कराएं, और वो इन्फेक्शन से बचे रहें।